वेलकम टू ऑल इन जे एन राइजिंग स्टार्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये क्लास ट्वेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। इसमें हम लोग महा एनालिसिस करेंगे। महा एनालिसिस मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम जो इस बार जो आपका टर्म फर्स्ट 2021 और 22 के लिए जो टर्म फर्स्ट में जो भी आपका सिलेबस 50% आ रहे हैं उन्हीं के मुताबिक जो मैंने सीबीएसई के द्वारा जो न्यू सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से लगता है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं आपका टर्म फर्स्ट जो कि नवंबर दिसंबर में होगा, उसी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए मैंने इस लेक्चर को मैंने आप के लिए मैंने तैयार किया है। एज यू नो दैट कि चैनल का नाम है जे एन राइजिंग स्टार्स और क्वेश्चन टाइप बिल्कुल एमसीक्यूज रहेगा जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द कोल्ड वॉर एरा, और यहाँ पे है कि द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा इसमें, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स के जो सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई द्वारा उसको मैंने बहुत अच्छे से मैंने उसको अध्ययन किया है, मैंने पढ़ा है और समझा भी है। देखिए इसमें टारगेट हम बिल्कुल 95 प्लस लेकर के चलेंगे और मार्क्स बिल्कुल 40 में से आपका 38 प्लस आ सकता है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम नासिर हुसैन है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है। डायरेक्टर एंड द ऑनर सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली में मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ पिछले 5 साल से। ये सारे बल्कि मैं जो बता रहा हूँ 95% प्लस मार्क्स जो आपका 38 आउट ऑफ 40, तो बिल्कुल ये मतलब कि मैं अब मेरा एक्सपीरियंस के वजह मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ एडुकेशन ही हमारे जो आपसे जो वादा करते हैं, जो भी हम यहाँ पर कहते हैं, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एडुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ही बेस पर हम लोग यहाँ पर कहते हैं। सो गाइज नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैम इनटू एग्जिस्ट इन 1949। कहता है 1949 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या आया, सामने उभर कर आया। ऑप्शन ए सीटो, बी सेंटो, सी नाटो, डी वार्सो पैक्ट। इनमें कौन सा आपका सही जवाब है? इसका बिल्कुल सही जवाब आपका है नाटो। नाटो के बारे में थोड़ा सा आप कुछ को मैं बता देता हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट में अगर कोई सवाल आए तो आपसे बिल्कुल छूटे ना। देखिए हर एक सवाल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2.5 मिनट या 2 मिनट्स लिया करूंगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2 मिनट्स सम सेकेंड्स आपको मिलने वाले हैं। सो नाटो कब आया था? नाटो का फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 1949 में बना था। अब देखिए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लिख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ज़रा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सीटों के बारे में, है ना। ये देखिए आखिर ये सीटो कब बना था, याद रखिएगा नाटो जैसे कि 1949 में ये बना था और आपका जो सीटो है वो बना था आपका सीटो 8 सितंबर एंड जैसे सितंबर का महीना चल भी रहा है, ये बना था 1954 को बना था। इस बात को याद रखिएगा, है ना। जैसे कि सेंटो का फॉर्मेशन कब हुआ था? सेंटो आपका जो बना था वो बना था 24 ऑफ फरवरी 19 बना था, ये 55, 1955 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और वार्सो पैक्ट जो आपका हुआ था वो बिल्कुल हो गया था आपका 1955 में हुआ था। ये भी क्या हो गया था 1955 में, याद रखिएगा। सेंटो का फॉर्मेशन और वार्सो पैक्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल एक ही डेट पर हुआ था और इनका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। मैं आपको मैं आगे में बताता हूँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने ये जो डेट है ये भी मैंने लिख दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार पूछे गए हैं पीटी एग्जाम्स में अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स में, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मैंने क्वेश्चंस को देखा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है, द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक, है ना, डिप्लोमेटिक इट इज रिलेटेड टू द आपका डिप्लोमेट से रिलेटेड है भैया, और फाइनेंशियल एंड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज। कहता है ऐसा आइलैंड, ऐसा देश का जो आइलैंड जो कि आपको डिप्लोमेट मतलब कि एक नेताओं का सपोर्ट और साथ में फाइनेंशियली सपोर्ट
है ना। जो कौन लिया था? सोवियत यूनियन के द्वारा। मतलब सोवियत यूनियन ने किनकी मदद की थी, जो कि आइलैंड कंट्री है। जैसे ऑप्शन ए जापान, बी क्यूबा है, सी में श्रीलंका एंड डी इज द नॉर्वे। इनमें से जो आपका जो सही जवाब है वो है जापान। यस, क्योंकि सोवियत यूनियन का जो पार्ट था कोल्ड वॉर में, वो बिल्कुल किसका? जापान का सपोर्ट में था उस वक्त। आई ना बात समझ में? सो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भैया जो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू द ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स का मतलब है कि भैया यहाँ पे जो है आपका ब्लॉक्स का मतलब 2 अलग अलग सुपर पावर्स में टूट गया। तो कौन कौन सा? यूके एंड यूएसए, है ना। पूरी दुनिया के वर्ल्ड वॉर के बारे में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या इस बात को आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, क्योंकि ये बात भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। सो यूएसए एंड यूके, क्या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया है, जो पूरी दुनिया कितने ब्लॉक्स में टूटे थे? यूएसए एंड यूके में, बी यूएसएसआर या चाइना में, सी जापान एंड कोरिया में, डी यूएसए एंड यूएसएसआर में। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये क्या है याद रखिएगा, पूरी दुनिया जब कोल्ड वॉर जैसे कि हमारा चल ही रहा है, कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ है ना, लगभग 1921 में ये शुरू होता है, 1991 के दिसंबर मंथ में या फिर 1992 तक ये आपका कोल्ड वॉर खत्म होता है। ऐसे टाइम में पूरी दुनिया में 2 ही ताकत सबसे बड़े उभर कर सामने आया, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। ये अकेला नहीं था, बल्कि यूएसए भी दुनिया के कुछ अलग अलग हिस्सों, अलग अलग देश इनके साथ ही, और यूएसएसआर का साथ भी, मतलब जिसे हम आज के टाइम में है ना रशिया बोलते हैं ना, सोवियत यूनियन जो है आपका, ये यूएसएसआर और यूएसए, पूरी दुनिया में यही 2 सुपर पावर्स थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है द पर्सन्स दैट अपोज न्यू कोलोनियलिज्म वाज। कुल कह रहा है कि इसमें जो नया जो कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनीज जो बन रहा था उस टाइम पर कोल्ड वॉर के दौरान, उसका अपोज किसने किया था? पहला चर्चिल ने किया था, ब्रेजनेव ने किया था, खुर्शेव ने किया था, या फिर क्वामे नुक्रुमा इसने किया था। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। क्वामे नुक्रुमा जो था यही था जो कि नियो कॉलोनियलिज्म का जो अपोज कर रहा था, उनका मतलब अगेंस्ट में था, उसका नाम था क्वामे नुक्रुमा। सो डी इज द राइट आंसर। ये एक बार इसी बार पीटी में एक सवाल, यही वाला सेम सवाल रिपीट किया गया था वहां पर। सो इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5th को देख लेते हैं। 5th में बोला है मार्क करेक्ट या रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म बाय द सुपर पावर्स। सुपर पावर्स का मतलब है यहाँ पर यूएसएसए और सोवियत यूनियन की यहाँ पर बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि जो आपके पास जितने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। किसको? मिलिट्री अलायंसेस जो कि दोनों सुपर पावर्स द्वारा किया गया था, मतलब दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया, अलग अलग मिलिट्री को क्या क्या इकट्ठा किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बनाया, ताकि कि एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। उसमें से हमें करेक्ट करना है कौन सा सही कौन सा गलत है, याद रखिए, है ना। ए मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस या और टू प्रोवाइड बेस इन देयर रेस्पेक्टिव लैंड फॉर द सुपर पावर्स। ये हो गया जैसे कि मैं मान लेता हूं कि यूएसए का कोई एक उसका अलायंसेस दोस्त है ना, मतलब एलाइड कंट्री, मतलब कोल्ड वॉर के दौरान में यूएसए के साथ मैं मान लेता हूं कि एक अलग से देश है, उसका नाम है जर्मनी। में मान लेता हूं ना, कौन है? जर्मनी है। तो ऐसे टाइम में क्या करेगा, जर्मनी जब इसके साथ है तो यूएसए का कुछ बेस जो है जर्मनी में लगा दिया जाएगा, ताकि कि उससे क्या होगा कि अब जो उसके बगल में, जर्मनी का बगल में कोई भी अगर सोवियत यूनियन का कोई देश है या फिर उनकी सिटीज़ हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको हराने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए जितने भी थे, ये सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, सेम कहानी था रशिया के लिए भी।
मतलब यूएसएसआर के लिए, सोवियत यूनियन के लिए भी सेम था। और सोवियत यूनियन क्या करता था, उसके जो भी एलाइड दोस्त हुआ करते थे, जैसे कि जापान था, तो क्या करता था, जापान में जाकर के वो मतलब कि अपना बेस बना दिए जाते थे, उसमें वेपन्स वगैरह रखा जाता था, ताकि कि जो उसके बगल में, जापान के बगल में जो भी यूएसए का कोई भी अगर कंट्री जो सपोर्ट कर रहा अलायंसेस में है, उसको हराने के लिए हेल्पफुल साबित हो। सेम चीज आपको देखने को मिलेगा आपको एक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है, जहां पर रशिया ने क्यूबा में क्या किया, अपना मतलब वेपन के लिए बेस बना लिया गया, ताकि कि उसके बगल में आसपास के जितने भी यूएसए के जितने भी अलाइड कंट्रीज हैं, उसको हमला करने के लिए, उसको हराने के लिए, वार करने के लिए आसानी हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि यूएसए ने उसको फिर धमकी दी, उसको समझाया, उसको कहा, और जिसके वजह से रशिया ने, मतलब सोवियत यूनियन ने डर के मारे क्यूबा से अपना जो वेपन्स का जो बेस था उसको हटा लिया गया था। ऑप्शन बी, मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर्स बोथ इन द टर्म्स ऑफ द आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री, है ना। कह रहा है कि जो भी दोनों में से जो मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी, दोनों सुपर पावर्स को वो सपोर्ट करती थी, आइडिया भी देती थी उनको कि कैसे अपने दुश्मनों को हरा दिया जाए। यूएसए का दुश्मन रशिया मतलब यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन का दुश्मन को यूएसए, है ना, इस बात को याद रखिएगा। एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी का मतलब हो जाता है कि वो अपना मिलिट्री भी भेजते थे, ताकि कि अपने दुश्मनों को जो कि हरा सके। अब सी को देखते हैं। व्हेन अ नेशन अटैक एनी, इसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई एक नेशन दूसरे उसके मेंबर कंट्री को अगर अटैक करता है, मैं मान लेता हूँ यूएसए का है ना एक एलाइड, मैं मान लेता हूँ कि जर्मनी है, तो अगर जर्मनी पे अटैक अगर सोवियत यूनियन करता है, तो ये हमला किस पे माना जाएगा, यूएसए में माना जाएगा, क्योंकि ये यूएसए को सपोर्ट कर रहा है जर्मनी, इसलिए जर्मनी पे अगर अटैक रशिया मतलब सोवियत यूनियन करेगा, तो मतलब वो हमला जो है सिर्फ किस पे, जर्मनी पे नहीं बल्कि यूएसए को भी माना जाएगा, मतलब यूएसए में भी उसको मतलब अटैक माना जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज ऑन द अटैक ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं, मैं मान लेता हूँ कि यूएसए के साथ अगर 10 देश अगर मिला हुआ है, 10 कंट्रीज अगर मिला हुआ है, अगर रशिया ने अगर उन 10 में से किसी में एक को हमला करता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने 10 कंट्रीज पे हमला किया। कितने अच्छे दोस्त हैं ये लोग, है ना। सो डी, सुपर पावर्स असिस्ट ऑल द मेंबर्स कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन अंडर वेपन्स। कहते जितने भी सुपर पावर्स के जो देश थे, कंट्रीज थे, दोस्त थे उसको ये भी कहा था कि भैया आप है ना अपने में क्या करो, अपना वेपन्स को डेवलप करो। इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है, इस बात को हम लोग यहाँ देना है। देखिए यहाँ पे ए बी और जो सी है वो बिल्कुल राइट, यहाँ पर मतलब ए बी सी बिल्कुल राइट है, और रॉन्ग जो है ना ये वाला कौन सा है, सुपर पावर्स का ऑप्शन डी इज द रॉन्ग। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाटो का मेंबर नहीं था। याद रखिएगा, नाटो का मेंबर नहीं था। क्या यूएसए नाटो का मेंबर नहीं था, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, नन ऑफ दीज, इसमें से आपको ढूंढना है। इसमें से क्या है कि इसमें आपका डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नाटो का मेंबर यूएसए भी था, इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था। याद रखिएगा नाटो का मेंबर टोटल 12 थे। कितने थे, नाटो का जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे कितने थे, 12 थे। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में, याद रखिएगा प्रेजेंट के टाइम में ये कितने हैं, बिल्कुल 30 हैं। लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद ये रखना है। चलिए उन जो नाटो का जो मेंबर्स था कौन कौन, जरा मैं उसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं, है ना। देखिए पहला बेल्जियम, मैं नाम बोल रहा हूं आप फटाफट लिखते जाओ, है ना। पहला है बेल्जियम, बेल्जियम था। कनाडा लिख लिए, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टोटल मैंने 12 नंबर्स का मतलब नेटो का मेंबर्स का मैंने नाम लिया। इनसे जुड़े हुए बिल्कुल सवाल 101%, इस बात को याद रखेगा, 101% जो मैंने आपको बताया, इनसे सवाल कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा कि उनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, नेटो का कौन सा है, नेटो का फॉर्मेशन कब हुआ, मैंने सब बता दिया पहले भी पहला क्वेश्चन में। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। 7 में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द NIE
देखिए ओ नहीं है ये, बल्कि क्यू नहीं बल्कि ओ है ना, क्या है ये, वो है। कौन सा सही है? गिव द LDCs कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या LDC को कंट्रोल करता था जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे? NI, वो क्यू नहीं है बल्कि ओ है ये। चलिए, अब 10 एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट कहता है जो कि वेस्टर्न मार्केट में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्या उसका एक्सेस चल रहा था, उन्हीं का कंट्रोल चल रहा था, है ना, NI वो है। आगे, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिड्यूस द हाँ कॉस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। कहता है वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी टेक्नोलॉजीज थी उनकी कॉस्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। क्या ये इसके बारे में? ये गलत है, NIO के बारे में, है ना। प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। कहता है जो डेवलप कंट्रीज थी उसके जो ग्रेट रोल, मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज थी उसकी जो रोल है ना, बिल्कुल एक अहम था, एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, है ना। क्या उसमें से कौन सा सही है? सो इसका सही आंसर बिल्कुल डी है, बिल्कुल, मतलब एक गलत है, मतलब कि यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है ना NIO के बारे में, तो ये फॉल्स है, बाकी ये तीनों सही है। तो याद रखिएगा कभी भी आपको NIO से कोई सवाल अगर पूछा जाए तो उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए, ये कहता है NIO का जो इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में NIO का क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन की गई थी। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला है कि विच टू आइडियोलॉजीज, कहता है इनमें से कौन दो आइडियोलॉजीज था जो कि कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कहते हैं कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो उसमें से कौन दो सबसे बड़ा आइडियोलॉजीज जो हैं, आइडियोलॉजी थे वो दुनिया के सामने उभर करके आई, जिनके वजह से कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे। दो कौन ऐसे आपके आइडियोलॉजी थे? ऑप्शन ए कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, मोनार्कनिज्म एंड कैपिटलिज्म, सी कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या इनमें से कोई ऐसा आइडियोलॉजीज थी ही नहीं जो कोल्ड वॉर के दौरान हो रहा था, या फिर कोल्ड वॉर जिस आइडियोलॉजीज के वजह से उस वक्त हो रहा था? तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ये इसलिए राइट आंसर है क्योंकि वो दो कम्युनिज्म का मतलब इतना यूँ समझ लीजिए कि जब कोई एक कंट्री है ना, मैं दो कंट्री में मान लेता हूँ, एक कंट्री ए रहा, एक कंट्री ए, दूसरा कंट्री बी। एक कम्युनिज्म अगर ये कंट्री में बोलूँ तो कम्युनिज्म ये तभी होगा जब इसमें जितने भी बिजनेस चलेगा, जितनी भी फैक्ट्रीज बनेंगी और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, सबका कंट्रोल कौन करेंगे? इसमें गवर्नमेंट करेंगे। कौन करेंगे? इसमें गवर्नमेंट करेंगे। और अगर ये मैं बोलूं कि भैया ये क्या है, कैपिटलिज्म है, क्या ये जब कैपिटलिज्म है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस देश में, बी देश में, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, कंपनीज होंगी, और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी सारे के सारे किसके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे, उसमें प्राइवेटाइजेशंस क्या होंगी, उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशंस देंगे, प्राइवेट सेक्टर अपनी कंपनी चलाएंगे। उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो हस्तक्षेप है या फिर इंटरफेरेंस है उसमें कम होता है। उसमें प्राइवेट जो लोग होते हैं, आम लोग हैं, वो अपना बिजनेस आसानी से कर सकता है। और ये जो आपका सोवियत यूनियन था बिल्कुल वो कम्युनिज्म पर बेस था, और जो आपका आपका जो USA था वो बिल्कुल कैपिटलिज्म पर बेस था। इस बात को याद रखना है ना। सो आपकी एक बात और याद रखना है, जो रशिया था ना, जैसे हम बोलते हैं सोवियत यूनियन है ना, USSR, बिल्कुल ये कैपिटलिज्म पर बेस था। इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी याद रखिएगा। कैपिटलिज्म किसका था? USA का जो इकोनॉमिक्स जो बेस था वो कैपिटलिज्म में था, और USSR का जो इकोनॉमी जो बेस था वो बिल्कुल कम्युनिज्म में था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे बोला गया तो व्हेन USSR प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा, कहता है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस
जो है वो यूएसएसआर ने कब अपना जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स को रखा गया था, मतलब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में कब अपना न्यूक्लियर मिसाइल रखा गया था? क्या 1960 है, 1961, 1962, 1963? सो इसका जो आपका ऑप्शन जो सही है वो है आपका ऑप्शन सी। 1962 में ही सोवियत यूनियन ने क्यूबा एक क्या है, एक आइलैंड है ना, आइलैंड है, और इसी जगह पर क्या किया गया था, सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना लिया गया था। जब अमेरिका के कुछ जो एक प्लेन है, उस प्लेन से जब इस बेस का जब अच्छे से फोटो लिया गया, पिक लिया गया फोटोज, तब यूएसए वालों को पता चल गया कि क्यूबा में सोवियत यूनियन ने अपना एक न्यूक्लियर मिसाइल का बेस बना लिया है, ताकि कि जो आसपास के जो भी यूएसए के एलायंसेस दोस्त हैं उसकी कंट्रीज उस पर अटैक किया जाए। लेकिन फिर इसे बाद में हटा दिया गया, क्योंकि जब इसमें अमेरिका ने क्या किया, इसमें प्रेशर डाला। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा हुआ है कि इनमें से कौन दो आइडियोलॉजीज तो कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर, अच्छा चलिए तो मैंने बता ही दिया है ना, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्रीमेंट साइन बिटवीन द टू सुपर पावर्स इन 1960s। कहता है 1960s में दोनों जो सुपर पावर्स थे, सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था 1960s में? क्या वो बर्लिन का पैक्ट हुआ था साइन? क्या वो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी था? क्या मॉस्को एग्रीमेंट? क्या डी में है वार्सो पैक्ट? इनमें कौन सा साइन जो है 1960 के टाइम में किया गया था? तो इसका बी इज द राइट आंसर। इसी में क्या गया था कि जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, मतलब और न्यूक्लियर वेपन वगैरह और बना दिया नहीं जाएगा। अगर ऐसे बना रहा है तो अगर किसी से अगर एक्सीडेंटली अगर कोई भी अगर आपका न्यूक्लियर वेपन अगर ब्लास्ट हो जाता है तो उससे डिजास्टर, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और इस सारे नुकसान को जिम्मेदार लेने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है, ना ही तो यूएसए से, ना ही तो रशिया। सो कहा कि अब से क्या होगा, न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह बैन कर दिया गया, इसी लिमिटेड टेस्ट बैन से भी ना पता चला ना ट्रीटी। अरे इन बात समझ में चलिए। इसमें यह है कि बर्लिन पैक्ट कब हुआ था, जैसे कि यहाँ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, तो बर्लिन पैक्ट कब हुआ था जरा उसको देख लेते हैं। बर्लिन पैक्ट जो है ना वो 1940 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1940 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और इसी बर्लिन पैक्ट का और एक नाम दिया गया जिसे हम बोलते हैं ट्री, मैं लिख ही देता हूँ, ट्री पार्टाइट एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आपको बोल दिया जाएगा, बताइए ट्री पार्टाइट जो पैक्ट है किसको बोला जाता है? वो बर्लिन को बोला है, बर्लिन पैक्ट को बोला जाता है। कब हुआ था? 1940 में। ये आपका भी तो मैंने बता ही दिया 1960 में है। मॉस्को एग्रीमेंट जो हो गया था आपका, मॉस्को में याद रखिएगा, मॉस्को जो एग्रीमेंट है आपका वो हो गया था आपका लगभग 1945 में। कब हुआ था ये मॉस्को का? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या हो गया, खत्म हुआ था, उसी वक्त हुआ था। और वार्सो जो पैक्ट है आपका वो हुआ था 1955 में। इसी 1955 में वार्सो पैक्ट खत्म हुआ था। अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो बर्लिन पैक्ट है ना, इनसे पूछा गया सवाल था कि बर्लिन पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, पहला था जर्मनी, इटली और जापान के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बर्लिन। बर्लिन क्या है? आपका जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। सो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि वार्सो पैक्ट वाज लेड बाय, मतलब वार्सो पैक्ट को कौन अगुवाई किया था, कौन उसको लीड किया था, और कौन इसके जो मतलब हेड किया गया था? जापान, ब्रिटेन, इटली एंड द सोवियत यूनियन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोवियत यूनियन ने ही किसको, वार्सो पैक्ट को लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है व्हाट डिड कैनेडीज न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम 6 टू डू। कैनेडीज थे वो यूएसए का प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्हीं के ही मतलब उसने जो कैनेडीज थे वो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम चलाया गया था। वो क्या था? इस जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंडर में ऑप्शन ए में
क्या ये इंक्रीज सोशल वेलफेयर पेंडिंग, कहता है स्पेंडिंग जो था, जो सोशल वेलफेयर था उसमें स्पेंडिंग किया जाए, उसको बढ़ाया जाए सोशल वेलफेयर को। या फिर बी डिक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, क्या अब मिलिट्री के जो एक्सरसाइजेस हो रहे थे दोनों सुपर पावर्स के बीच में, कहते थे कि भैया एक काम करो, हम दोनों ने अपना मिलिट्री पावर्स को कम कर लो ताकि कि इससे नुकसान ज़्यादा ना हो। सी हॉल्ट क्रीपिंग सोशलिज्म, कहता है कि नहीं भैया अब है ना जो हॉल्ट मतलब क्या, अब सोशल जो क्रीपिंग सोशलिज्म है, जो समाज में जो सोशलिज्म के नाम पर कुछ जो गलत चीज़ें हो रही थी उसको भैया हॉल्ट कर दो, स्टॉप कर दो। या फिर डी फंड एंटी कम्युनिस्ट इंसर्जेंट अब्रॉड, कहता फॉरेन से कुछ जो एंटी कम्युनिस्ट था जो उनसे कुछ फंड रिलीज किया जा रहा था, कुछ पैसे वगैरह आ रहे थे, तो आखिर न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम कौन सा था। सो इसमें जो आपका जो आंसर है बिल्कुल ए सही है। इसमें ये कहा गया था भैया सोशल वेलफेयर को क्या करो, समाज में लोगों को बढ़ाओ, चीज़ों को बढ़ाओ, है ना, स्पेंडिंग करो, चीज़ों को एक अवेयरनेस, जो अच्छी बातें हैं वो फैलाओ। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज नेटो क्रिएटेड, मतलब नेटो को क्यों बनाया गया था। टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वार, क्या दूसरी वर्ल्ड वार जो नेक्स्ट वर्ल्ड वार होने से रोकने के लिए नेटो को तैयार किया गया था। या फिर बी टू रूट आउट कम्युनिस्ट स्पाइज इन द फेडरल गवर्नमेंट, कहता है भैया जी जो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पर भी है, जो कम्युनिस्ट स्पाइस हुआ करते थे, जो कि बहरूपिया हुआ करते थे, जो कि एक जासूस हुआ करता था, भैया उसको रूट आउट मतलब ख़त्म करो, है ना। सी टू कंटेन द यूएसएसआर, या फिर यूएसआर को बनाने के लिए नेटो का क्रिएट किया गया था। या फिर द यूनाइट वेस्टर्न पावर्स अगेंस्ट पॉसिबल इन्वेजन बाय यूएसएसआर, कहता है यूएसआर का मतलब सोवियत यूनियन द्वारा जो अटैक किया गया था वेस्टर्न पावर्स को, उसको ताकि शक्तिशाली हो सके और यूएसएसआर को मतलब कंट्रोल, मतलब उसको हराने के लिए तैयार हो सके, इसलिए इकट्ठा किया गया था। मतलब सोवियत यूनियन क्या हुआ था, याद रखिएगा जो बर्लिन है आपका जर्मनी, दो पार्ट में था, एक वेस्टर्न बर्लिन, एक था ईस्टर्न बर्लिन, है ना। जैसे क्या जर्मनी पूरा एक देश है, उसका दो पार्ट में ये बन गया। हालांकि 1961 में जो है ना एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई थी, जिससे कि आज हम लोग बर्लिन वॉल के या फिर बर्लिन की दीवारें के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा बर्लिन का जो पश्चिम साइड था वेस्ट बर्लिन, इसमें अमेरिका का मतलब यूएसए का मतलब इसका सपोर्ट करता था, और ईस्टर्न जो बर्लिन था वो आपका सोवियत यूनियन का सपोर्ट करता था। ये दीवार रातों रात बना दी गई थी कि इसमें क्या होता था कि वेस्टर्न जो लोग थे, वेस्टर्न इसका बर्लिन के लोग, वो ज़्यादा खुश हुआ करते थे क्योंकि उसका कैपिटलिज्म यूएसए का अच्छा था, और यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को बहुत परेशानी होती, इसीलिए वो माइग्रेट होना चाहते थे इधर, ताकि कि ईस्टर्न बर्लिन के लोग कहीं ज़्यादातर इधर ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसीलिए सोवियत यूनियन ने रातों रात क्या कर दी, यहाँ बहुत बड़ी दीवार बना दी गई। सो इसका ऑप्शन जो है आपका डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स गेन मतलब क्या हो गया कि जो बर्लिन का वेस्टर्न पावर्स को ज़्यादा ताकत मिले ताकि कि यूएसआर को हरा दिया जाए, क्योंकि ये बर्लिन जो है सोवियत यूनियन के बगल में था, इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस सोवियत यूनियन का ज़्यादा था, यहाँ पे यूएसए का कम था, इसीलिए यहाँ पे दीवार बना दी गई ताकि कि ये जो वेस्ट वाला है ना इसको किसी तरह से हरा दिया जा सके। लेकिन ये वाला दीवार जो है ना सोवियत यूनियन ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो है ना सीटों का, किसका सीटों का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा किसका सीटों का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा यूएसएसआर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए, यूएसए से जो है ना सीटों का मेंबर नहीं था। किसका मेंबर नहीं था, मतलब सीटों का मेंबर सोवियत यूनियन नहीं था। सो इसका आंसर है ना ये आएगा। देखिए याद है यहाँ पर क्या लिखा था, विच ऑफ द नोट है यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इवेंट टुक प्लेस इन 1961 में कौन सी घटनाएं या फिर कौन सी इवेंट्स हुआ था। क्या द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल बनाया गया था 1961 में, आपको शायद समझ में आ रहा है कि मैंने इससे पहले मैंने कुछ बोला था। सो सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, क्या सोवियत जो है अफगानिस्तान पे अपना कब्जा किया। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में नहीं, एक अफगानिस्तान क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा था, यहीं पे अफगानिस्तान पे क्या किया था सोवियत यूनियन ने अपना थोड़ा सा कब्जा जमा लिया था। इसी जब चलाया था
तो जब 9/11 का जब अटैक हुआ था अमेरिका में, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जब ओसामा बिन लादेन ने जब उसमें ब्लास्ट करवाया था, तो उसी को जो वो ओसामा बिन लादेन था वो कहाँ छुप गया था, अफगानिस्तान में छिप गया था। तो उसी के अमेरिका ने मारने के लिए अफगानिस्तान में तब एंट्री किया था। तभी फिर अफगानिस्तान ने जो अभी तालिबान है उसको सपोर्ट किया, उसको हथियार दिए ताकि कि वहाँ से किसको, सोवियत यूनियन को भगा सके। खैर ये लंबी कहानी है, याद रखिएगा। क्या सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर इंटरवेंशन कर लिया, एक हिसाब से कब्जा कर लिया? क्या 1916 में ये घटना हुई थी, या फिर वियतनामीज जो वियतनाम जो देश हैं उनके लोग जो है इंटरवेंशन इन कंबोडिया, क्या जो वियतनाम के लोग हैं क्या कंबोडिया में क्या उसको कब्जा कर लिया, इंटरवेंशन कर लिया? या फिर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मतलब यूनिकरण हो गया, मतलब एक हो गया, यूनिफिकेशन मतलब उसको आज़ाद कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन जो है आपका, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही है। ए इज़ द राइट आंसर। अभी मैंने बताया था कि उसमें बर्लिन का वॉल बनाया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है कि व्हाट आर द मेन कंट्रीज ऑफ द एक्सिस पावर। एक्सिस पावर के कौन कौन से देश थे? पहला इटली, जर्मनी एंड जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन, सी में जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, जर्मनी, यूएसए एंड ब्राज़ील। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। याद रखिएगा जो एक्सिस पावर है उसमें इटली, जर्मनी एंड जापान था, है ना, इन द मेन करेक्ट एलायंस में, है ना। ये वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहा है, याद रखिएगा। एक्सिस पावर की मैंने बात करी अभी। सो व्हाट आर द मेन कंट्रीज ऑफ द अलाइड फोर्सेस। किसका? अलाइड फोर्सेस में कौन कौन से लोग थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में? पहला यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान, सी फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन, डी मतलब यहाँ पे हाँ जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। इसमें से एलाइड फोर्सेस में कौन था? याद रखिएगा एलाइड फोर्सेस में जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसमें यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया एंड फ्रांस साथ में था। हाँ, हालांकि कोल्ड वॉर में यूएसए और रशिया जो सोवियत यूनियन है बिल्कुल अलग अलग था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सो इसीलिए राजनीतिक है ना, कोल्ड वॉर में दोनों दुश्मन थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, मतलब ये पहले की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में आपका क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। और ये इस वक्त कोल्ड वॉर चल ही रहा था। पहले दोस्त थे, फिर बाद में बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गए, है ना। सो कहते नहीं लोग कि हमारी दोस्ती देखी तो हमारी दुश्मनी भी देखो। इसने पहले ये कहा था भैया पहले हमारी दोस्ती देखो फिर बाद में दुश्मनी देखो, है ना। सो 19 रिवलवरी हुई थी, कब हुई थी? द रिवलवरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड नॉन एज। कहता है कि भैया रशिया और यूएसए के बीच में जो ड्यूरिंग पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो बात जो हुई थी, वॉर हुई थी, उस वॉर को किस नाम से, या फिर रिवलवरी मतलब वही वॉर ही इसका मतलब होता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है? क्या अपथीट के नाम से, कोल्ड वॉर के नाम से, पॉलिसी ऑफ नॉन एलाइटमेंट, या फिर हॉट वॉर? इसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, हमारे चैप्टर का भी नाम है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज दैट कि पूछा गया है यहाँ पर कि इन विच कंट्री आर द सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड। कहता है हिरोशिमा और नागासाकी कौन से देश में लोकेट है? क्या चाइना में है, जापान में है, फ्रांस में है, या इटली में है? सो इसका बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जापान में है। इसीलिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो इसी में एटॉमिक बम जो गिराया था अमेरिका ने गिराया था, किसके ऊपर? जापान के ऊपर में गिराया था। उस वक्त ये लोग दुश्मन हुआ करते थे और इन्हीं में जब जापान ने सरेंडर कर दिया तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। आ रहे ना बात समझ में? सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें यार, क्योंकि ये जो लेक्चर है बड़ी मेहनत से हमें रेडी करना होता है। हमें कई घंटा लग जाता है इसको बनाने में, टाइप करने में, है ना, एडिट करने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलें। सो गाइस गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।